हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब ठीक है। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है, बताइए आप लोग अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चरों में रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये दो चरों में रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहला जो टर्म आया है दो, दो का मतलब जैसे हम लोग गिनते एक दो, ठीक है। तो दो का, ये दो का मतलब तो वही है, एक दो, ये नंबर को बता रहा है दो। उसके बाद क्या बोल रहा है? चरों। तो आप लोगों ने अगर बहुपद पढ़ा होगा तो बहुपद में हमने आप लोग को समझाया था कि दो राशियां होती हैं, एक चर और दूसरी अचर, ठीक है। अचर वे राशियां होती हैं जिसका मान कहीं नहीं बदलता है या कभी नहीं बदलता है, जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले, ठीक है। जैसे में 2, 4, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 100, 2000 ... इनका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ये अगर दो हम यहां बोल रहे हैं तो दो का मतलब सिर्फ दो ही होगा, और दो अगर हम कहीं और जाके बोले, ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए तो वहां पर भी दो का मान ही दो होगा, चार का मान चार ही होगा, तीन का मान तीन ही होगा। ऐसा नहीं है कि तीन का मान अगर यहाँ पे तीन है और हम अपने घर चले जाए तो वहाँ पे 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? तीन का मान तीन ही होगा, 5 का मान 5 ही होगा एवरीवेयर। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पर 4 का मान 4 और 5 का मान 5, ठीक है। 10, 15, ऐसा नहीं कि 15 का मान हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो 15 होगा और चांद पे चले जाएं तो बदल जाएगा, नहीं। मतलब कहीं चले जाए, चाहे यहाँ, चाहे ब्रह्मांड में, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाए, मंगल ग्रह पे भी जाएंगे तो 15 का मान ही 15 ही होगा, ठीक है। बात आई समझ में? अब हम आते हैं चर। चर राशि क्या होती है? ठीक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। बात आई समझ में? ये वेरिएबल, वेरी कर सकते हैं मतलब बदल सकते हैं, और ये कांस्टेंट निश्चित है, इनका मान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो चर राशियां हैं, ठीक है, इनका मान बदल सकता है। चर राशियां में आती कैसे? जैसे ए से लेके जेड तक जितने अल्फाबेट है, किसी को भी उठा लीजिए, एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू, आर, ऐसा आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुपद में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी x की बात करेंगे तो ये एक चर राशि है, y भी क्या है? एक चर राशि है, ठीक है। क्यों चर राशि है? क्योंकि आज अगर किसी कहीं पर x का मान अगर 3 है तो अगले ही पल उसका मान 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। मतलब कि x का मान जो है वो निश्चित नहीं है, समय के अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से इसका जो मान है वो बदलता रहता है। बात आई समझ में? मतलब कि इसका मान तो फिक्स है, चाहे यहाँ पे रखें तो भी, और कहीं ब्रह्मांड में मंगल ग्रह पे चले जाएं तो भी इसका मान तो फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो ब्रह्मांड पे भी, मंगल ग्रह पे भी 4 ही रहेगा, चांद पे भी 4 ही रहेगा। लेकिन इसका मान यही फिक्स नहीं। जब हम पढ़ा रहे हैं अगले ही सवाल में इसका मान, x का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो जिनका मान बदल सकता है, ठीक है, समय बार बार बदलता है, ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? चर। अब इसमें होता है, इसमें हमने बताया कि दो चर, तो यहाँ पर मतलब कितने चर? दो। यानी ये जो हम पढ़ेंगे इसमें दो होंगे, x y हो सकते हैं, y z हो सकता है, p q हो सकता है, q r हो सकता है। यानी जो सवाल हम पढ़ेंगे उसमें दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हमने जो लिखा है x y, ये चर है, ठीक है, और चर का मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। अगर नहीं याद होता है कि चर क्या होता है तो आप लोग गिरगिट समझते हो, जहाँ पे जाएगा उसका कलर वैसा, जिस जगह गया कलर एकदम सेम टू सेम उसके जैसा। तो गिरगिट क्या करता रहता है? अपना रंग हमेशा बदलता रहता है। उसी प्रकार ये लोग जो हैं, ये भी क्या है? मैथमेटिक्स के, ये लोग भी क्या है? मैथमेटिक्स के गिरगिट हैं, ठीक है। सवाल बदला, मान बदल गया, ठीक। जैसे ही सवाल चेंज किया हमने, मान बदल गया।
जैसे गिरगिट जगह बदला तो उसका रंग बदल गया, उसी तरह इन लोगों का जब जैसे ही हमने सवाल बदला इनका कलर बदल गया। बात आई समझ में? ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं कि दो चर, यहाँ पे चर x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, 2 होगा, जब भी होगा तो 2 होगा। अभी तक हमने पढ़ा है कि 2x + 5 = 0, ऐसा पड़ता है। इसमें चर कितना था? 1। यहाँ पे y, x के अलावा कोई y z कुछ दिख रहा है? नहीं, तो ये सिर्फ एक चर वाले थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि 2 चर वाले होंगे, जैसे x + y। ठीक है, इसमें कितने चर? एक ये और एक ये, एक चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया। बात समझ में आई? और चर का मतलब हम बता चुके कि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो 2 चर में रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक क्या है? अगर आपने बहुपद अच्छा से पढ़ा होगा, अगर पॉलिनोमियल आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये रैखिक क्या है। बात आई समझ में? रैखिक मतलब जिस बहुपद में चर का मान, जो ये चर राशि है, इसका जो पावर है, जो घात है, वो 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1। तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते थे। ठीक है, बहुपद में अगर बहुपद की घात अधिकतम 1 होती थी, उसे हम क्या कहते थे? रैखिक बहुपद। उसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, अगर चर की जो घात है वो 1 से अधिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का पावर कितना दिया हुआ हमने, देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लिखें x + y बराबर समझो 2, तो यहाँ पर x का पावर 1, y का पावर 1, यानी x की घात 1, y की घात 1, दोनों की घात। ऐसा नहीं कि x² और +y लिख दिए बराबर 2 लिख दिए तो ये रैखिक हो जाएगा, नहीं। इसमें चर कितने इस्तेमाल हुए हैं? 2। कौन कौन से? x और y। तो इसमें x की भी घात 1 होनी चाहिए और y की भी घात 1 होनी चाहिए, तभी वो रैखिक होगा। बात आई समझ में? चलिए, अब तीसरा टर्म है इसमें समीकरण। तो समीकरण क्या है भैया? समीकरण किसी भी अगर हम बहुपद को लिखते हैं, जैसे x + y, अगर यहाँ पर हमने ये बराबर लगाया और यहाँ पर कुछ नंबर हमने लिख दिया, यानी कि इस बराबर के इस साइड भी कुछ लिखा होगा और इस साइड भी लिखा होगा, लेकिन बीच में बराबर लिखा होगा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे ही ये इक्वल का या बराबर का साइन लगा, या बराबर का साइन लगा और दोनों तरफ कुछ, अगर यहाँ पे ऐसे 4 नहीं है तो भी 0 है, तो भी ये समीकरण है। अगर x + y इधर भी है और 2x + y इधर भी है, तो भी ये समीकरण है। बात आई समझ में? तो भी ये समीकरण है, क्योंकि बीच में हमने इसको क्या लगा दिया है। ठीक, सबसे बड़ी बात, अगर ये इक्वल लगा है तो मतलब इधर का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, और इधर का जो मान होगा, वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझे? मतलब इधर लगाया हमने, इधर जो हमने लिखा x + 2y समझिए, और इधर हमने 4 लिख दिया, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, या x का मान यहाँ पे रखेंगे और y का मान यहाँ पर रखेंगे, तो 4 के बराबर आना चाहिए, तभी ये समीकरण सत्यापित हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये बराबर कैसे होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, आपने तराजू देखा है, घर में आपने तराजू देखा होगा। ठीक है, तो तराजू में जैसे हम लोग सामान बाजार में खरीदने जाते हैं तो वो तौल के देते हैं चीज़ें। ठीक है, तो तौल के देंगे तो एक तरफ आपका जो बाट रखे जाते हैं जो मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जैसे किलोग्राम वगैरह होता है, तो उधर वो बटखरा रखते हैं और दूसरी साइड क्या रखते हैं? सामान रखते हैं। तो 1 kg का अगर आपका वहाँ पे बाट रखा गया है और दूसरी साइड सामान कितना होना चाहिए? 1 kg ही होना चाहिए, ना 1 kg से कम और ना 1 kg से ज़्यादा। ये बताइए, अगर आपको कोई 1 kg सामान तौल के दे रहा है और 1 kg से कम है, आप लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि तराजू का काम क्या है? बराबर करना। ठीक है, और आपने देखा कि वो 1 kg से कम आपको तौल के दे रहा है, तो आप सामान नहीं लेंगे। ठीक है, तो ठीक मैथमेटिक्स में इसका काम भी क्या है? तराजू की तरह ही है। इधर भी चीज़ें अगर 1 kg हैं तो इधर भी चीज़ें 1 kg होंगी। मतलब अगर हमने इधर 4 दे दिया है तो इसको जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, कुछ भी कर दें, इधर भी अंत में क्या आना चाहिए? 4। बात आई समझ में आपको? ठीक है,
इतना दूर तक आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक, दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, तो हम उसमें कम से कम 2 या 3 बातों का ध्यान देंगे। देखिए क्या, अगर ये समीकरण है 2x + y 4, ठीक है, तो अगर इधर से हम कुछ घटाएंगे तो इधर से भी सेम नंबर हमको घटाना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम ये 2x + y, ठीक है, इस पूरे में से हम अपने मन से घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं 4, ठीक है, तो इधर भी 4 प्लस यही चीज़ इधर भी जोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब हमारा यह है कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या को जोड़ेंगे और समान संख्या ही घटाएंगे, दोनों पक्षों में। ये नहीं कि एक साइड एक तरफ जोड़ दिया और इधर जोड़ा ही नहीं, जैसे यहाँ पे हमने +4 कर दिया और यहाँ पे हमने कुछ नहीं जोड़ा, तो ये समीकरण गलत हो जाएगा। वहीं से बात आई समझ में। दूसरी चीज़ है, अगर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे और घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी घटाएंगे। ठीक उसी तरह अगर इस पक्ष में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इस संख्या में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, इस पक्ष पर भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करेंगे और दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, यानी भाग करने का मतलब अगर 2/2 कर दिया तो यहाँ पर भी 2 कर दिया। ठीक है, यानी कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाती है और समान संख्या घटाई जाती है। अगर समान संख्या जोड़ी जा रही है और समान संख्या ही दोनों पक्षों में से घटाई जा रही है तो इस समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी समीकरण की जो वैल्यू वो बदलेगी नहीं। ठीक, बात आई समझ में इतना? चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि समीकरण में जो दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कर दें और समान संख्या से भाग कर दें या समान संख्या से जोड़ दें या समान संख्या को घटा दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आइए कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं। ठीक, समझा देते हैं क्या चीज़ है एक्चुअली में। जैसे मान लीजिए 2x + 3 = 4 है, यहाँ पे हमको दिया गया, हमने मान लिया, ठीक है, सॉरी y बराबर यहाँ पर 4 है, ये एक समीकरण दिया गया। ये समीकरण है कि नहीं? और दो चर वाला है। कैसे? यहाँ पर x एक चर, y दूसरा चर, दो चर में हो गया। उसके बाद क्या था? ये रैखिक हम अभी क्या बताएं आप लोगों को कि जिसकी घात 1 होगी, वो समीकरण जिसमें दोनों चरों की घात क्या होगी? 1। इसकी घात क्या है यहाँ पर? 1 और इसकी भी घात क्या है? 1। तो ये रैखिक हो गया। और समीकरण कब बनता है? जब यहाँ पर हम बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो समीकरण बन जाता है, आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण हो गया। ठीक, चूंकि अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x का मान बराबर 1 दिया गया होगा और y का मान यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, तो इस समीकरण में इसको रख देंगे और हल करेंगे पहले। ठीक, तो दो x की वैल्यू 1 है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा होता है, प्लस y का यहाँ पे मान हमने क्या रखा है? 1। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक, और यहाँ पे दिया कितना गया है? 4। क्या ये समीकरण बराबर है? नहीं, समीकरण बराबर नहीं है। अर्थात ये समीकरण जो है 2x + y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 1 के लिए बिल्कुल गलत है। बात आई समझ में? अगर यहीं पर हम y बराबर 2 रख दें, समझिए 2 रख दिया, 2, अब ये समीकरण क्या हो गया? 2 दूनी 4, ये इधर भी 4 और इधर भी 5, यानी इक्वल के इधर, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। ध्यान दीजिए, दायां पक्ष। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा दायां पक्ष इधर होगा और बायां इधर होगा। पर आप लोगों की साइड से अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो दायां पक्ष कौन सा है? ये, और बायां पक्ष ये। दाएं हाथ की तरफ दायां पक्ष, बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष। ठीक है, तो किसी भी समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं कि समीकरण में अगर
किसी संख्या से जोड़ें या घटाएं, दोनों पक्ष में अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर भी 2 जोड़ दिए और यहाँ पर भी 2 जोड़ दिए तो इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अब बराबर ही होंगे। ठीक है, कैसे? देखिए हमने किया 2x प्लस वाई, ये समीकरण है, इधर भी 2 जोड़ दिया, ठीक, और हमने नियम क्या बताया, इधर भी 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 2 जोड़ दिया। बात आई समझ में? अब इसको जोड़ो, x बराबर 1 रख लो, प्लस y बराबर 2 रख लो, प्लस 2, 4 2 6, 2 1 कम 2, ये भी 2, ये भी 2 बराबर 6, 2 दूनी 4 2 6, तो इधर भी क्या हो गया 6 बराबर 6। देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, आया नहीं आया, आ गया ना। इसी तरह इन दोनों में कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा इसमें, दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, है कि नहीं? चलिए इसी तरह, इसीलिए हम कह रहे थे कि इधर भी जितनी संख्या से भाग करेंगे, गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, सेम नंबर इधर भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। अगर इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, इधर घटा रहे हैं तो इधर भी घटाएंगे, और इधर भाग दे रहे हैं तो इधर भी भाग देंगे, और इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा ही करेंगे, ना कि कोई अन्य। ऐसा नहीं कि इधर 2 जोड़ दिया तो इधर 2 से गुणा कर दिया, नहीं, जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घटा रहे हैं तो घटाएंगे, भाग कर रहे हैं तो भाग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब व्यापक रूप समीकरण का, व्यापक रूप या मानक रूप या मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये क्या होता है किसी समीकरण में? ठीक है, मानक रूप, व्यापक रूप और स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको कोई समीकरण दे दे, ठीक है, समझिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, ये भी एक समीकरण है, समीकरण के इधर भी नंबर है, समीकरण के उधर भी नंबर है, बीच में इक्वेशन है, तो समीकरण हुआ। ठीक, बोल देगा आपको सवाल में कि इसको आप व्यापक रूप में, मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तब आप करेंगे अरे सर तो ये बताए ही नहीं थे, ये कहाँ से आ गया? इसीलिए ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि सर ये चीज़ें आपको नहीं बताए थे। देखिए करना क्या होता है हमको, किसी भी समीकरण का जो स्टैंडर्ड या मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बात आई समझ में? x आपका चर राशि होती है, y भी आपकी चर राशि होती है, दोनों वेरिएबल राशियाँ आ गई, दोनों चर राशियाँ आ गई। इसके बाद ये a क्या है और ये b क्या है? a इसका गुणक है, किसका? x का। b क्या है? ये y का गुणक है। अब बोले तो गुणक मतलब क्या? सर तो गुणक बता ही नहीं। गुणक क्या होता है? गुणक क्या होता है कि x के साथ, अगर x के गुणक की हम बात करें तो x के साथ गुणा किया गया अंक, गुणा किया गया अंक, वो क्या होगा? x का गुणक होगा। बात आई समझ में? उसी तरह y का गुणक की अगर हम बात करें तो y के साथ गुणा किया गया अंक। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि यहां पर x के साथ किसका गुणा किया गया है? 3 का। ठीक, y के साथ किसका गुणा किया गया है? 2 का। ठीक, c क्या है? c यहां पर क्या है? c है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अचर। अचर हम आपको अभी अभी बताए हैं। अचर क्या होता है? जिसका मान ना बदले, कभी नहीं बदलेगा। तो इन सब चीजों में किसका मान नहीं बदल सकता है? देखिए 2 इसके साथ गुणा किया गया है, y का मान बदला तो 2, अगर 2 है तो 2 दूनी 4, अगर 1 है तो 2 1 कम 2, तो इस पूरे की मान बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है ना इस पूरे का मान। और यहाँ पर देखिए उसी तरह अगर 1 रख दे तो 3 1 कम 3 x का मान, और अगर x का मान 2 रख दिए तो 3 दूनी 6, तो इस पूरे का भी मान बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके साथ कुछ गुणा किया गया है? नहीं, कुछ नहीं गुणा किया गया है। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। यही चीज क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो अगर इसको आपको
व्यापक रूप में लिखना है तो सबसे पहले आप x वाला टर्म लिखेंगे, फिर y वाला टर्म लिखेंगे, c वाला टर्म। अगर ये गुणक आपको भूल भी जाते हैं तो आपको बस दो ही चीज़ याद रखनी है, x और y। पहले x उसके बाद y, उसके बाद अचर वैल्यू लिखेंगे, जो अचर राशियाँ होंगी उसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे और बराबर करके इधर 0 रखेंगे। बात आई समझ में? तो चलिए फटाफट बताते हैं इसका 3x माइनस 4y का जो व्यापक रूप है वो बताते हैं। चलिए लिख के बताते हैं, ठीक है। 3x क्या दिया गया है, 3x 4 प्लस 2, 3x माइनस 4y बराबर 3x माइनस 4 बराबर 2y, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, सबसे पहले x वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x वाला टर्म ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। तो 3x यहाँ पे उतार दीजिए। उसके बाद क्या बोला गया है, y वाला टर्म, लेकिन y कहाँ है, समीकरण के इक्वल के इस साइड, तो उसको हम इस साइड लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। आपको बहुपद पढ़ाते टाइम ये बताया गया है कि साइन चेंज होता है, ठीक। तो जब इसको इधर लेके आएंगे ये -2y। इसके बाद देखिए क्या लिखना है हमको, c मतलब कांस्टेंट मान, जो जिसका मान न बदले वो मान हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें किसका मान नहीं बदल सकता है, सिर्फ -4 का। और हाँ, ये राशियाँ लिखते वक्त इसके साइन हम जरूर लिखेंगे, इसका चिन्ह जो होता है प्लस माइनस गुणा उसके साथ ही रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस दिया है तो सर बोले थे कि यहाँ पे माइनस है, सर बोले थे कि इसके एकदम सी को ही रखेंगे प्लस के साथ, तो यहाँ पे प्लस के साथ नहीं, माइनस जब भी यहाँ से जब भी 4 ये हटेगा तो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, ठीक। तो 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आप इससे और इसकी तुलना कीजिए। पहले x है, ठीक, यहाँ पर x लिखा गया है, x के साथ गुणा किया गया है एक अंक a, इसके साथ भी एक अंक a, यहाँ पर y है दूसरे, इसके बाद यहाँ पर भी y है, इसके साथ गुणा किया गया है b, इसके साथ भी गुणा किया गया है 2, b की जगह पे 2 गुणा कर दिया गया है। यहाँ पर भी है c जिसका मान नहीं बदल रहा है कभी, वहाँ पर भी है c जिसका मान नहीं बदल रहा है, इक्वल के इधर 0, इक्वल के इधर 0, ठीक है। अतः जब भी हमको किसी भी समीकरण को व्यापक रूप में या मानक रूप में लिखने के लिए बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले x y उसके बाद कांस्टेंट, इस ऑर्डर में समीकरण को लिखेंगे, ठीक है। बात आएगी समझ में? अब आप समझिए कि x प्लस वाई बराबर -8 है, इसका व्यापक रूप लिखेंगे कैसे, x की जगह पे x है, y की जगह पे y है, पहले x है दूसरा y है, c बस इधर नहीं है, c उस साइड है, तो c को क्या लेके आएंगे, जो चर अचर वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल के इस साइड है तो उसको लेके इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसको इधर लेके आइए तो माइनस का क्या हम बताए थे, प्लस होगा, +8 बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिए कि सर आप तो कहे थे कि यहाँ पे x के साथ गुणक होगा, यहाँ पे है नहीं, y के साथ भी कुछ गुणक होगा, यहाँ पर भी नहीं है। तो समझिए जब किसी भी अचर राशि के साथ कोई संख्या गुणा नहीं की गई होती है तो ये x है, तो x के साथ हमेशा 1 का गुणा होता है, y के साथ भी कुछ गुणा नहीं है तो इसका हम मानते हैं हमेशा कि इसका 1 का गुणा किया गया है, +8 बराबर 0, वो इस फॉर्म में है। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 1। बात आई समझ में? a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 1 है। अब आप कहेंगे लिखते क्यों नहीं है 1 है तो, क्योंकि अगर हम देखिए 2 का गुणा कर रहे हैं 1 के साथ तो 2 आ रहा है, 3 का गुणा कर रहे हैं 1 के साथ तो 3 आ रहा है, 8 का गुणा कर रहे हैं 1 के साथ तो 8 आ रहा है, इसी तरह 1000 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक उसी तरह अगर 1000 की जगह पे y का गुणा हम 1 के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा y, 1 का गुणा हम x के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा x। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर x और y लिखते हैं, ना कि उसका गुणा अगर 1 के साथ होता है तो लिखते हैं। बात आई समझ में? क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि अगर कोई सिर्फ एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो, एक चर,
2x प्लस 5 बराबर 0। तो आपको सवाल में कहेगा क्या कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तब क्या करेंगे सर? आप कहेंगे सर इसमें तो दो चर है ही नहीं, तो कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएंगे आप? तो ध्यान दीजिए, एक चीज़ आपको बताया कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा किया जाए तो क्या आता है? 0। और किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 0। और किसी संख्या में 0 घटाया जाए तो क्या आएगा? 0। ध्यान दीजिए, यानी कि 2 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 2 से अगर गुणा कर दे तो 2, सॉरी स्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या में अगर हम 0 से 0 को जोड़ रहे हैं तो क्या असर पड़ रहा है? कुछ नहीं। अगर 0 का गुणा कर दिए इसमें तो क्या आएगा? 0। यानी किसी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। अगर किसी संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? वही संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में अगर 0 लेते हो 2 ही आएगा। अगर किसी संख्या में हम 0 का भाग 0 घटा दे रहे हैं तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस संख्या में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे 2 - 0 बराबर 2, बदल गया क्या? नहीं बदला। सिर्फ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे समीकरण में अगर इधर 2x प्लस 5 है और इसमें अगर हम 0 जोड़ दें, कोई दिक्कत? 0। मान बदलेगा? नहीं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसी तरह अगर 2x प्लस 5 प्लस इस 0 का गुणा कर दे y के साथ तो भी ये क्या होगा? 0 गुणे y बराबर, देखिए 0 गुणे y बराबर 0। 0 होगा कि नहीं? ठीक है, यानी कि 0y बराबर 0। तो इतना इसके साथ लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 प्लस 0 y बराबर 0 लिख सकते हैं। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। आपने बोला था, अब आप कहेंगे सर आप तो समीकरण में बोले थे कि दोनों तरफ 0 को जोड़ेंगे। अगर किसी संख्या में इधर जोड़ रहे हैं तो उधर भी जोड़ेंगे, उधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ेंगे। आपने यहाँ पे तो ऐसा नहीं किया। हाँ, नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम 0 जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इधर जोड़ें या उधर जोड़ें क्या मतलब है? अगर फर्क पड़ता, अगर यहीं पर हम 1 जोड़ते इधर जोड़ते तो जैसे ही समझिए 2 + 1 बराबर क्या हो जाता? 3। 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाता है? 2। देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक भी अगर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो जब फर्क पड़ रहा है तो दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे, दोनों साइड घटाएंगे और दोनों साइड गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क पड़ रहा है 0 जोड़ने पर, घटाने पर। तो जब इधर जोड़े या उधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या मतलब है फिर? ठीक है, तो एक ही साइड जोड़ दी हमने। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक, तो 2x। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिए आप? स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो 2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। ध्यान दीजिए, हो गया? यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो पहले x, यहाँ पे x, by 0y, c 5। हो गया? व्यापक रूप में कर सकते हैं, व्यापक रूप में। चलिए उतार लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल। अब ये रैखिक समीकरण का हल क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम हमारे पास एक रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण लिख लीजिए, 2x प्लस y प्लस 4 बराबर, या -4 लिख लीजिए, -4 बराबर, ठीक, -4 बराबर 0। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे एक समीकरण है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख लीजिए। 2, चूँकि ये व्यापक रूप है इसलिए हमने लिखा बराबर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रैखिक समीकरण का हल का मतलब ये होगा कि x और y का ऐसा मान जो यहाँ पर x और y की जगह पर रख दे तो इस समीकरण को या इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब अगर इधर हमने रखा और इधर ये 4 है तो इसको हल करने के बाद इधर 4 आएगा। बात आई समझ में? यहाँ पर अगर ऐसे इस टर्म में रखा है, इस तरह से अरेंज करके रखा है तो सबको हल करने के बाद 0 आएगा। कहने का मतलब है यही कि
x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x और y का हल होगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, कि x बराबर 1 है और y बराबर 2, यानी x का मान क्या आ गया 2 और x का मान क्या आ गया 1 और y का मान क्या हमने लिखा 2। तो 1 और 2 को अगर यहाँ पर x और y की जगह पे रखेंगे तो 4 आना चाहिए, या इस फॉर्म में रखें तो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला टर्म में देखते हैं। ठीक है, 2 गुणे x का मान क्या है 1 रख दो, प्लस y की जगह पे क्या है 2 तो 2 रख दो, माइनस 4 घटा दो, बराबर क्या आना चाहिए 0, यानी ये वाला भी टर्म पूरा 0 आना चाहिए। इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो 2 1 कम 2 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी इधर भी 0 और इधर भी 0। समीकरण संतुष्ट, इसी को कहेंगे कि ये समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी कि दायां पक्ष बराबर होगा बाएं पक्ष के तो समीकरण संतुष्ट होगा, नहीं तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। ठीक, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे नहीं रखें तो इसको भी रख के देख लीजिए। 2 गुणे x की जगह पर 1 रखिए, प्लस y की जगह पर 2 रखिए, बराबर 4, 2 1 कम 2 प्लस 2 तो पहले से 4, 2 दूनी 4 बराबर 4। देखिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, बराबर अगर हो गया तो संतुष्ट है समीकरण, अगर बराबर नहीं हुआ तो समीकरण संतुष्ट नहीं है। बात आई समझ में? चलिए, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, कि रैखिक समीकरण का हल x और y का, यहाँ पे हम लिख देते हैं x और y का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो, जो दिए ठीक है, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, वह उस समीकरण का हल कहलाता है, हल कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया है कि x बराबर क्या माना a और y बराबर क्या माना 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे माना है और यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। ठीक है, चलिए समीकरण, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण है, अब इसका हल निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम हल निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको x के पदों में या y के पदों में लिखेंगे। जैसे x का जो पद होगा, x पद जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 5x माइनस 3y बराबर 4। तो ठीक है, 5x इसको उधर भेजेंगे क्योंकि हमको x का निकालना है, x के पद में, तो x इधर रहेगा, बाकी सब उस साइड, मतलब ये बायां पक्ष में रहेगा, बाकी सब दाएं पक्ष में। तो ये इधर माइनस है तो इधर आएगा, तो क्या होगा बाबू, प्लस होगा। इतने से सहमत हो तुम सब? हमने लिखा 5x माइनस 3y बराबर 4 को 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। सहमत हो? सहमत हो तो आगे बढ़ें। चलो ठीक है, सहमत हो तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर देखो, x अकेला नहीं है अभी भी, x के साथ 5 है, तो 5 को हम उधर भेजेंगे। लेकिन उधर भेजने से पहले देखो 5 और x के बीच में कोई भी साइन है? नहीं है, है देखो कोई साइन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, गुणा। और जब हम यहाँ से इसको इधर भेजेंगे, 5 को यहाँ से इधर भेजेंगे, दाएं पक्ष में भेजेंगे, तो ये गुणा का क्या होगा, भाग। क्या हो जाएगा, भाग। तो 4 प्लस 3y बराबर 5। ये हो गया आपका x का पद में, x। इसको दूसरा y वाला पद भी लिख सकते हैं, y पद में भी। ठीक,
उसमें सेम उल्टा करेंगे। अब इसमें y को अलग रखेंगे, ठीक है। तो y को अलग रखने के लिए क्या करेंगे, -3y, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 + 3y, ठीक। 4 + 3y हो गया, ठीक। अब जब 4 + 3y हो गया, सॉरी 3y नहीं होगा, 5x होगा, सॉरी 4 इसको इधर भेज रहे हैं ना, 5x को इधर भेज रहे हैं, तो ये चूँकि इधर 5x माइनस में प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा -5x। देखिए -3y तो ठीक है, अकेले रख रहे हैं इसको, तो अकेले रखने के लिए क्या करेंगे, 5x को किधर भेज देंगे, दाएं पक्ष में। तो जैसे ही 5x दाएं पक्ष में जाएगा तो इधर प्लस था तो उधर देखो माइनस हो गया। उसके बाद अब देखिए -3y है, ठीक है। तो अभी भी ये y अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है 3, इसके साथ अभी क्या है 3 है। अब इस 3 को क्या करेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ और इसके बीच में कोई साइन है, नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं होगा तो यहाँ गुणा मानेंगे, और जब गुणा होगा तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग। तो ये हो जाएगा -y = 4 - 5x/3। इस माइनस को हटाना है तो माइनस को इधर भेज दीजिए, या दोनों पक्षों में माइनस से आप गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इधर -4 - 5x/3। जब माइनस को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x - 4/3 y बराबर, ये हो गया, ठीक। इतना हल करने के बाद जब या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, दोनों में से किसी भी तरह लिख लेंगे। तो जैसे इस तरह लिख लिए हम, ठीक है, x बराबर क्या लिखा, 4 + 3y बटा में 5, पहले इसको ही लेके चलते हैं। तो तब क्या करेंगे, x बराबर जैसे ही 4 + 3y बटा में 5 लिखेंगे तो यहाँ पर y है, तो y की वैल्यू हम मान लेंगे, माना यहाँ पर माना y बराबर 1, अपने मन से, ये नहीं कि तुम्हारा मन कर रहा है 2 तो 2 रख लो, 3 तो 3 रख लो। ये हमारा मन किया कि y बराबर क्या मान लिया, 1। तो जब हमने y बराबर a माना है तब क्या होगा, x बराबर 4 + 3, y की जगह पर क्या 1 बटा में 5, तो x बराबर 4, 3 एक कम 3 बटा में 5, x बराबर 4 3 7, 7 बटा में 5, यानी x बराबर क्या आ गया, 7 बटा में। जब y का मान हमने रखा तो x बराबर क्या हो गया, 7 बटा में 5। ये समीकरण का एक हल हो गया, ठीक है। ये समीकरण का कितना हल हुआ, 1। इसी तरह समीकरण के कई हल होंगे। अगर यहाँ पर 2 रख दिया तो तुरंत मान बदल जाएगा। देखिए 2 रखिए यहाँ पर, तो x बराबर 4 + 3 गुणे y बराबर 2 बटा में 5। तो ध्यान दीजिए 4 3 दूनी 6 बटा में 5, 6 4 10 बटा में 5 बराबर 2, यानी x बराबर क्या आ गया, ध्यान दीजिए 2, x बराबर 2। जैसे ही हमने y बराबर 2 रखा, x बराबर भी क्या आ गया, 2। और यहाँ पर हमने y बराबर क्या रखा था, 1, तो आया क्या था, 7 बटा में 5। यहीं पर हमने माना 1 और यहाँ पर हमने माना 2, तो यहाँ पर हमें अलग हल प्राप्त हुआ और यहाँ पर अलग। इसी तरह हम अलग अलग मान रखते जाएंगे y का और हमें अलग अलग हल प्राप्त होता जाएगा। अतः इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, बताइए, अनंत। कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 जो मन करेगा वो रखते जाएंगे, और ये संख्या कहाँ खत्म होंगी, कभी नहीं। तो जब ये संख्याएं नहीं खत्म होंगी, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, इसी तरह करते करते y बराबर अनंत तक हम जाएंगे। तो जब ये संख्याएं नहीं खत्म होंगी तो हल क्या खत्म होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जो चैप्टर है आपका 4.1, वो हम आगे वाली वीडियो में सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।